नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली गेस्ट रूम पर हैं। ये हमारे लिए सभी के लिए सौभाग्य का विषय है और सर से जानेंगे इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सर की यादें। और मैं आपको बता दूं कि सर ने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में देश नहीं अपितु पूरे साउथ एशिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर का। ये हमारे लिए सौभाग्य है और स्पेशली इस विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य है। महोदय आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। सर शुरुआत करते हैं। पूसा पूसा का मतलब बर्थ प्लेस ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च। हम 1905 से जानते हैं कि यहीं पर जो फॉर्मल रिसर्च की बात करें यहीं से शुरू हुआ। लगभग 1784 में यहाँ पर स्टेट फार्म बनाया गया। वहाँ पर मिलिट्री थी, उसके लिए अच्छे घोड़े चाहिए था, वहाँ पर ब्रीडिंग शुरू हुई। फिर एग्रीकल्चर में बहुत सारी फेमेंस आई और उसके बाद फिर इस जो हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर बना। और कुदरत का कुछ ऐसा था कि 1934 में भूकंप आया और फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और उसके बाद विश्वविद्यालय बना और अब आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो महोदय, आपने इस ईस्टर्न इंडिया में भी बहुत काम किया है, ईजीपी में भी बहुत काम किया है। इस विश्वविद्यालय से आपकी जो जुड़ी यादें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वविद्यालय का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा की जन्मस्थली है और किसी भी इंसान के लिए उस जन्मस्थली पे जाना किसी तीर्थ से कम नहीं है। मेरे लिए भी एक तीर्थ है क्योंकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा की शुरुआत इस भूमि से हुई और मेरे लिए इसलिए भी गर्व की बात है कि ये पूसा संस्थान आज जो दिल्ली में है, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, तो उसका उद्गम यहाँ से हुआ है। ये पूसा का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसके साथ में मेरा बहुत लंबा रिश्ता नाता है। जब लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब से मैं यहाँ आना शुरू किया, यहाँ पे काम करना शुरू किया। और 20 साल पहले ही हमने लगभग एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक्सपेरिमेंट इसी विश्वविद्यालय के परिसर में शुरू किया था, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। उसके जो एविडेंस जनरेट हुए हैं, उससे जो ह्यूमन रिसोर्स हमने डेवलप किया है, उसका पूरे ईस्टर्न इंडिया ही नहीं, पूरे ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन जो हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, सभी जगह उसकी रेप्लिकेबिलिटी है। बाकी भी बहुत सारे यादें हैं यहाँ की, क्योंकि काफ़ी आते जाते रहे, काम करते रहे, तो ये एक बड़ा सौभाग्य का दिन है मेरे लिए। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। ये हमारा कृषि विश्वविद्यालय है क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर के अंडर में ही आता है, जिसका मैं सचिव हूँ। तो ये मेरा विश्वविद्यालय है और मुझे लगता है कि पूरे ईस्टर्न इंडिया में एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन, एक्सटेंशन के आगे बढ़ाने के लिए इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे होने वाला है। यहाँ की समस्याएं थोड़ी डिफरेंट हैं। क्लाइमेट चेंज, लो प्रोडक्टिविटी है, स्मॉल होल्डिंग है, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग है और बहुत सारे और दूसरे जो चैलेंजेज हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय का जो रोल है वो सिर्फ इस विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। ये विश्वविद्यालय फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में जितने भी दूसरे विश्वविद्यालय हैं, हमारे आईसीएआर के संस्थान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, उन सबको इकट्ठा एक साथ लाके और एक कृषि का कॉम्प्रेहेंसिव रोड मैप बना के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कन्वर्जेंस सबसे महत्वपूर्ण है। हम आइसोलेशन में काम करके और जो खेती के नए चैलेंजेज हैं उनको एड्रेस नहीं कर सकते।
और उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो नोडल ऑफिसर हमने बनाए हैं बिहार को एग्रीकल्चर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो उस पे अभी काम शुरू हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन और रिसर्च एक्सटेंशन जो भी है उसमें एक हमें सिस्टम्स अप्रोच लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आइसोलेशन में कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लिसिटी के साथ में एड्रेस नहीं हो सकती, तो उसके लिए सिस्टेमिक सॉल्यूशंस चाहिए। तो इसलिए सिस्टम्स रिसर्च पे फोकस करने की ज़रूरत है, उसको होलिस्टिक वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि किसान के यहाँ एक सिस्टम है, उसके यहाँ एक फार्मिंग सिस्टम है, उस फार्मिंग सिस्टम में फिश भी आता है, एनिमल भी आता है, हॉर्टिकल्चर भी है, क्रॉप्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। और इसीलिए उन सारी चीज़ों को इकट्ठा लाके और सिस्टम को फोकस करके रिसर्च इस विश्वविद्यालय को करना है, आगे बढ़ना है। नए टेक्नोलॉजीज आजकल बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जो नए चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों पे फोकस लाने की ज़रूरत है। और रिसर्च ही नहीं, इन सब चीज़ों को एजुकेशन सिस्टम में भी और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों पे भी काम किया जाना चाहिए। काम काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन और मजबूती से उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये विश्वविद्यालय जो अपनी हम प्राइड लेते हैं, ग्लोरीज है 1905 वाली, और ये बर्थ प्लेस बना पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए, इस विश्वविद्यालय को वही गौरव। और ये विश्वविद्यालय उस समय 1905 में जब इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI के नाम से जब बना, तो अपने आप में एक अनूठा काम था। आज के परिवेश में इस विश्वविद्यालय को उससे भी बड़ी भूमिका निभानी है पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए। आपने बहुत बढ़िया ढंग से बताया कि विश्वविद्यालय क्या कर रहा है और कैसे करना है। सर, आप कई फोरम में ये आपका संदेश रहता है कि हमें अब समय आ गया है जब मीनिंगफुल रिसर्च, मीनिंगफुल इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि स्केलेबल हो, डुएबल हो और किसानों के लिए हितकर हो या अदर स्टेक होल्डर्स के लिए हितकर हो। इस विश्वविद्यालय में भी हाल में ही 89 नए साइंटिस्ट ज्वाइन किए हैं और बाकी कुल मिलाकर के लगभग 300 वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए आपका सर क्या मैसेज होगा, कैसे हम ये इनोवेशन इकोसिस्टम, कैसे ये जो रिसर्च इकोसिस्टम इसको कैसे मजबूत करें जिससे कि मीनिंगफुल इनोवेशंस, मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, इनको हम ट्रांसलेट कर सकें। देखिए, ये एग्रीकल्चर रिसर्च और जो साइंटिस्ट है, ये मैं मानता हूँ कि नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है। और सेवा मानव सेवा है, किसान की सेवा है, देश की सेवा है। तो उसको नौकरी के रूप में ना लेके और हम इस सेवा के रूप में लें। और जब सेवा की बात आती है तो किसकी सेवा कर रहे हैं? किसान की कर रहे हैं। तो किसान को क्या चाहिए? हम बात कर रहे हैं डिमांड ड्रिवन रिसर्च की। रिसर्च वो करें जिसकी डिमांड है। सप्लाई ड्रिवन रिसर्च हमें हेल्प नहीं करेगी। तो डिमांड साइड क्या है, पहले डिमांड साइड असेस करने की बात है। और अभी 29 मई से 12 जून तक देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चला। उस अभियान के दौरान पूरे देश में 728 जिलों में सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी है या ICR इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट के सब लोग निकले और वहाँ बहुत सारे रिसर्च के मुद्दे निकल के आए। मुझे लगता है बिहार के लिए स्पेसिफिक मुद्दे निकल के आए हैं। जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि उन मुद्दों को देखें कि एक्चुअल में किसान को क्या चाहिए और उससे अपनी रिसर्च डिज़ाइन करें। इम्पैक्ट ओरिएंटेड रिसर्च होनी चाहिए, स्केलेबल रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए रिसर्च डिजाइनिंग जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि हमें कहाँ जाना है, क्या चाहिए, कहाँ रीच है रिसर्च की, तो वो रिसर्च डिज़ाइन करने की ज़रूरत है और यंगस्टर्स को उसी डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता है। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में 8 महाविद्यालय हैं और कुल मिलाकर के 3 परिसर में 2000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। तो सर, PG और PhD में भी रिसर्च होता है।
उसको कैसे हम और स्ट्रेंथन करें जिससे कि उनके जो छोटे-छोटे रिसर्च हैं उसको एक जैसे आपने कहा एक सिस्टम अप्रोच या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करके उस रिसर्च को फर्दर हम कंटिन्यू करें। कई बार वो रिसर्च वही थीसिस या उसके आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, इवन हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करती है। और हमारे जो सभी वैज्ञानिक साथी और विद्यार्थी, उनसे भी सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी रिसर्च टुकड़ों में ना करें। एक एक्सपेरिमेंट हमने लगाया, किसी एग्रोनॉमी का एक्सपेरिमेंट लगाया, तो उस एग्रोनॉमी के एक्सपेरिमेंट में आप सॉइल भी कर सकते हैं, उसमें आप वाटर भी कर सकते हैं, उसमें आप इंसेक्ट पेस्ट भी देख सकते हैं, उसमें आप इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, उसमें आप मैकेनाइजेशन भी देख सकते हैं। वो यदि सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे तो उसके दो फायदे हैं। पहला कि आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट नहीं करने, तो आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, उस विषय की गहराई तक जा सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें निकल के आ सकती है। और जब उसको कॉम्प्रेहेंसिवली देखेंगे तो देखेंगे कि ये कहाँ जाना चाहिए, कारगर होना चाहिए, तो वो एक साफ साफ निकल के आता है। तो मैं यही कहूँगा कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में सब लोग एक टीम वर्क के साथ में काम करें। अभी हम बात कर रहे हैं वन टीम वन टास्क, और वन टास्क का मतलब है कि आपको टास्क दिया एक स्पेसिफिक टास्क। अब एक पूरी टास्क को खेती में एक वैज्ञानिक नहीं डील कर सकता, उसके लिए पूरी टीम चाहिए। तो हमें अलग अलग थीमेटिक एरियाज पे, अलग अलग आस्पेक्ट पे टीम्स बना के एक टास्क के साथ में काम करने की ज़रूरत है, और वही हमारे आगे भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है और वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा एग्रीकल्चर में। और कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लिसिटी के साथ में डील नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सिस्टेमिक सॉल्यूशन चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सिस्टम बेस्ड रिसर्च की ज़रूरत है। जी सर, हमने रिसर्च की बात की और हमने एजुकेशन की बात की कि हमें बच्चों को भी कैसे मेन स्ट्रीम में लेकर के कैसे होलिस्टिक अप्रोच पे देखना चाहिए। एक मुद्दा आता है, कई बार हम बहुत अच्छे-अच्छे रिसर्च कर लेते हैं, बट वो लैब में रह जाते हैं। लैब से जो लैंड की बात होती है, लैब टू लैंड, उस पे सर अभी आपने जैसा ज़िक्र भी किया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हम लोग गाँव-गाँव तक गए, सभी वैज्ञानिक पहली बार इतनी संख्या में गाँव में गए। किसानों को उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश, फिर उस पर रिसर्च फ़ॉर्मुलेट करना। तो सर इसको क्योंकि हम लोग अब 21st सेंचुरी में हैं, आपने इसका ज़िक्र भी किया कि अब डिजिटल एग्रीकल्चर को हमको ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस करके और लोगों तक पहुँचना है। तो इसको कैसे हम इंटीग्रेट करें अपना जो रिसर्च आउटकम है और उसको किसानों तक पहुँचाने के लिए, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उनको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं जो रिसर्च आप लैब में रह जाती है, लैंड तक नहीं जाती है, उसका एक कारण तो ये है कि क्या हमने रिसर्च डिज़ाइन करते समय ये सोचा कि ये रिसर्च किसके पास जाएगी? इसका टेकर कौन है? इसका क्लाइंट कौन है? उसको इसकी ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? जब तक उसको नहीं समझेंगे और रिसर्च करेंगे कि मैंने तो रिसर्च कर दिया, कोई लेके नहीं जा रहा, वो लेके नहीं जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए डिमांड साइड असेसमेंट सबसे पहले ज़रूरी है। रिसर्च डिज़ाइनिंग में हमें ये देखना होगा कि इसकी डोमेन क्या है, क्या समस्या को कितने एरिया में कहाँ पे हम एड्रेस करने वाले हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, और किसी को भी शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, अपनाना नहीं चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का पाथ डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें उसी पाथ पे जाना पड़ेगा। शॉर्टकट से हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए रिसर्च डिजाइनिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा, हम एक बात करते हैं कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ चेंज। थ्योरी ऑफ चेंज का मतलब ये है कि आपको एक्स जगह पे जाना है, ये आपने डिसाइड किया पहले। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको जाना कहाँ है। फिर उसके बाद में जाने के लिए क्या साधन चाहिए, क्या माध्यम चाहिए, क्या रास्ते में बाधाएं आने वाली है, उसको कैसे ठीक करेंगे, उस चीज़ को पूरा समझना पड़ेगा। सिर्फ आपने ये तय कर लिया कि वहाँ जाना है और ये नहीं पता किया कि मुझे कैसे जाना है, क्या माध्यम है, क्या बाधाएं आने वाली है, तो आप निकल पड़े और रास्ते में बाधा आ गई, आप रुक गए वहीं पे, वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहिए था। तो मुझे लगता है क्लैरिटी ऑफ थॉट इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी ऑफ चेंज बहुत ज़रूरी है।
तो आपका डेस्टिनेशन तय करो। डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको क्या-क्या करना है, वो सारा पहले से तैयार करके रखो। उसमें कौन मेरे को रास्ते में मदद करेगा, कहीं भूख लगेगी तो खाना कौन देगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये सिंपल भाषा में थ्योरी ऑफ चेंज है और वो हर वैज्ञानिक को डिफाइन करने की ज़रूरत है। सर आपने बहुत सरल शब्दों में मैं कहूँ थ्योरी ऑफ चेंज के तहत समझाया, और हम लोग मैनेजमेंट में भी यही बताते हैं कि कई बार हम लोग कम टाइम में, कम कॉस्ट में, कम एनर्जी में ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बट हम हमेशा बताते हैं इफेक्टिवनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। मीन्स गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या मीन्स चाहिए और कैसे उसको अचीव करेंगे, इसका पूरा आप यदि रोड मैप बनाते हैं। और सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सिस्टम अप्रोच में जाने की ज़रूरत है। हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, कई बार हम बहुत स्पेशलाइज्ड हो जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत है बेसिक रिसर्च में, बट कहीं ना कहीं यदि हमको ट्रांसलेशनल रिसर्च की बात करनी है तो उसके लिए हमें सबको साथ आना पड़ेगा। और ये आपका जो विजन है, और हम सब जो आईसीआर सिस्टम है, जो हमारा नास सिस्टम है, और हमारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं हम लोग साथ मिलेंगे। और जो रिसर्च, एडुकेशन और एक्सटेंशन को जो मिला करके और देश को जो विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसको हम लोग पूरा करेंगे आपकी अगुवाई में। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।